एबनॉर्मल ग्रोथ हो क्यों रही है? तीसरा स्टेज या चौथा स्टेज क्या होता है, और अगर ऐसे कैंसर की वजहें क्या हैं, कीमो का क्या रोल है और क्या कितने कीमो कराए जाने चाहिए, किन्हीं वायरस से भी कैंसर हो सकता है, तो क्या छुआछूत की बीमारी भी है कैंसर? नमस्कार, ये अरे सुनिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवध और पूर्वांचल के सुविख्यात कैंसर चिकित्सक डॉक्टर शशांक चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार आशुतोष। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को खुद दे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं अभी प्रेजेंटली मैक्स हेल्थ केयर लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई जो है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात से की है और मैंने अपना MS जनरल सर्जरी GSVM कानपुर से किया है एवं मैंने अपना MCH जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है उसमें KGMC से 5 साल पहले किया है। आपने अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दिया। कैंसर एक ऐसा शब्द है, जब हम सुनते हैं या किसी भी अपने परिचित को जान पाते हैं कि उसको कैंसर हो गया है, तो उस मरीज के साथ साथ उसके पूरे परिवार का आत्मविश्वास टूटता जाता है। मॉडर्न मेडिसिन ने इस हद तक कामयाबी पा ली है कि मौत के मुंह से वापस खींच ले आती है। बट कैंसर होता क्या है, किन वजहों से होता है, किन कारणों से होता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कैंसर आज के मूल अगर हम आजकल देखेंगे तो पर ईयर कैंसर से और कार्डियक हार्ट डिजीज़ से लगभग 30% का इजाफा हुआ है और इनसे जो मौत जो होती है, मतलब डेथ रेट है, वो काफ़ी हाई है। और कैंसर क्या होता है कि एक तरीके से हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, उन नॉर्मल सेल्स में अगर जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं जो कि किसी भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से होते हैं और वो कैंसर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैंसर की सेल्स में तब्दील हो जाती हैं। वो हमारी बॉडी में किसी भी सेल्स को प्रभावित कर सकती हैं। कोई भी सेल्स है जो कि वो कैंसर का रूप ले सकती है। वो अगर बिना किसी नॉर्मल सेल्स के होते हैं कि वो उनका एक समय होता है, वो उसके बाद उनकी नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं, डेथ हो जाती है जी। और उसके बाद अगर वो डेथ ना हो और वो अगर उस डेथ को ओवरकम कर लें तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है कैंसर सेल्स की, तो वो एक तरीके से ट्यूमर और कैंसर बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैंसर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ से होती है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो क्यों रही है, अर्ली साइन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, वो ऐसे टेस्ट कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? कैंसर देखिए, कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के लेके अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल, अगर मुंह के कैंसर की बात करें तो वहाँ पे जैसे कि तंबाकू खाना, तंबाकू का सेवन होना, और तंबाकू के सेवन के साथ साथ जो है जो डेंटल ट्रॉमा होता है, मतलब जो हमारे दांतों के बीच में जो जीभ का पोर्शन आता है या फिर गाल का पोर्शन आता है जो कि बहुत लंबे समय से उसमें हीलिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ की जो है जो सेल्स हैं वो क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे, और वो अपना जेनेटिक ग्रुप किसी पेशेंट्स में वो चेंज कर लेती हैं। और टोबैको च्यूइंग क्या करता है कि उस चीज़ को इन्हेंस कर देता है। उस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर या पेट के जो कैंसर होते हैं उसमें कोई भी सेल्स जो कि जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशंस के साइंस आ रहे हैं, उस इन्फ्लामेशंस की वजह से उसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं। माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं टोक रहा हूँ। जैसे हमारे व्यूअर्स मेडिकल बैकग्राउंड्स नहीं हैं, तो लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर ये वीडियोस गांव में बैठा कोई बच्चा देख रहा हो तो वो कैसे समझेगा अगर हम उस टेक्निकली भाषा से हट करके इसमें मतलब शुद्ध देहाती भाषा में बात की जाए तो कैसे होगी? नहीं, सही कह रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल सेल्स होता है उसमें मतलब कि बार बार जैसे कोई फोड़ा हो रहा है आपको, जी, है ना, फोड़ा एक तरीके से क्या होता है, वो फोड़ा हो गया, अब वो दवा खाते हैं हम लोग, वो ठीक हो जाता है। अगर वही फोड़ा अगर वो दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और वो क्रोनिकली डैमेज हो रहा है, वहाँ पे स्किन खराब हो रही है, तो वो अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा, तो वो कुछ पेशेंट्स में वो कैंसर की तब्दील कर सकता है। उस तरीके सेल्स होते हैं जिसमें कि इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि इन्फेक्शन होता है, और वो सेल्स जो है वो DNA डैमेज होता है, DNA में चेंजेस हो जाते हैं और वो फिर आगे कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ये लग रहा हो, जैसे आपने बताया फोड़ा हो रहा है, फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे कौन से टेस्ट वो करा सकता है अर्ली स्टेज में, या फिर उसको पहले ही डॉक्टर के पास जाना होगा? क्योंकि कैंसर तुरंत कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता
तो वो मैं जानना चाहूँगा या हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। कैंसर को डिटेक्ट करने का टेस्ट एज सच कोई बहुत नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। और कैंसर ऐसी बीमारी है कि वो पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है जी। चाहे वो ओरल है, ब्रेस्ट कैंसर हो, पेट का कैंसर हो या फिर बच्चेदानी का कैंसर हो। तो ऐसे में टेस्ट के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखने होंगे जी। अगर हम ओरल कैंसर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई भी एक छाला जो कि बहुत लंबे समय से है, जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट हो जी। परसिस्टेंट हो और जो कि ट्रॉमा की वजह से है, जैसे ज़बान में हो या फिर है जिसकी हिस्ट्री टोबैको च्यूइंग की है, तंबाकू खाने की है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है जी। तो अगर ये सब हिस्ट्री है तो हमें उसको फिर अपने क्लोज जो डॉक्टर हैं उनको जाके आपको दिखाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा में ब्रेस्ट कैंसर पे जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कई सारी महिलाएं होती हैं, उसमें गांठ होती हैं, लेकिन अमूमन जो 70-80% जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें गांठें होती हैं वो नॉर्मल गांठें भी होती हैं जी। उनको लोग कैंसर समझ लेते हैं। तो नॉर्मल गांठों को और कैंसर की गांठों को कैसे हम लोग डिमोस्ट्रेट करेंगे? तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे मेमोग्राफी है, ब्रेस्ट में कराते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग आगे डिसाइड करते हैं कि हमें कोई FNAC करानी है या बायोप्सी करानी है। और उसी तरीके से पेट में अल्ट्रासाउंड है और किसी को जैसे बहुत लंबे समय तक एसिडिटी हो रही है या फिर गैस बन रही है, पेट में दर्द है जो बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, आपको जैसे मान के चलो कि लैट्रिन में खून आ रहा है और वो लंबे समय से आ रहा है तो लैट्रिन काली हो रही है, या किसी को जॉन्डिस है, वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंटली हो रहा है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे पेशेंट्स में वी हैव टू, हमें उनका जो है जांच करानी चाहिए। जो भी क्लोज में जो डॉक्टर हैं जो उनको दिखा के जांचें करा के हम लोग आगे कंफर्म कर सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं लोगों से या जिनके घरों में कैंसर हो जाता है कि मतलब या हम पूर्वांचल में बैठे हुए हैं तो बड़ी शुद्ध लेमन लैंग्वेज में बाबू चौथा स्टेज के कैंसर है, तीसरा स्टेज के कैंसर है। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज या चौथा स्टेज क्या होता है, और अगर ऐसे कोई स्टेज सच होते हैं तो पहले स्टेज में डिटेक्ट करके उनका इलाज क्यों नहीं किया जा सकता है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है? तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो कैंसर होता है किसी भी पार्ट में होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं जी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और कुछ स्टेज 3 पेशेंट जो होते हैं उनमें कैंसर को ठीक होने की संभावना रहती हैं। स्टेज 3 जो कि थोड़ा सा लेट डिटेक्ट होता है और स्टेज 4 में कैंसर को ठीक करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अर्ली स्टेज में कैंसर क्यों ठीक हो जाता है और लास्ट स्टेज में कैंसर क्यों वापस आता है, ठीक होने मतलब ऑपरेशन या फिर दवा लगाने के बाद बीमारी वापस क्यों आती है? इसका रीज़न ये है कि जितना स्मॉल स्टेज कैंसर होगा उतनी ही माइक्रोमेटासिस, मतलब कि स्मॉल जो कैंसर सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में रह रहे होते हैं, जो कि हम लोग डायग्नोसिस एक्सरे, CT स्कैन या पेट स्कैन से हम लोग जान नहीं सकते। तो वो उतनी ही मात्रा में कम होंगे अर्ली स्टेज में, उतनी ही मात्रा में वो कैंसर के कीटाणु हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ट्रीटमेंट के बाद भी वो कैंसर वापस आता है स्टेज 3, स्टेज 4 पेशेंट्स में। और जनरली स्टेज 1, स्टेज 2 पेशेंट्स में कैंसर वापस आने की संभावना बहुत कम रहती हैं। हमारी टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो हमने पाया कि आप अपोलो में हैं, रह चुके थे, मैक्स में हैं, लगभग 1200 से ज़्यादा सर्जरीज आपने की हैं कैंसर की। तो आप गोरखपुर क्यों चले आए? आप इतना अच्छा कैरियर बाहर बना रहे थे। तो ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन। मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं और हम लोग काफ़ी सर्जरीज पर डे सर्जरीज करते हैं। तो इस बीच में कई सारे पेशेंट जो गोरखपुर के होते हैं या पूर्वांचल साइड के होते हैं जो एक्चुअली में लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ दिखाना है। कैंसर में मेनली जो लड़ाई है वो आपको यही पता नहीं होता है आपको दिखाना कहाँ पे है। तो वो कई बार दूर होने की वजह से आपका कुछ पूर्वविया टच भी था, बता रहे थे कि हाँ मेरा टच है। एक्चुअली मेरे फादर पुलिस में थे जी। और वो इस पूर्वांचल एरिया में, भाई साहब भी IPS? हाँ मेरा छोटा भाई IPS भी है। और मेरे जो फादर हैं वो पूर्वांचल एरिया में काफ़ी 15 से 20 साल यहाँ पे रहे हैं। बस्ती है, खलीलाबाद है और गोरखपुर है, बहराइच है, ये सारा एरिया उन्होंने काफ़ी कवर किया। तो हम लोग बचपन में मतलब बचपन काफ़ी बीता है यहाँ पे। तो और एक लगाव भी है क्योंकि कई लोग यहाँ पे हमारे जान बचाने हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो गोरखपुर के कई सारे आते हैं वहाँ पे, तो ये OPD यहाँ पे स्टार्ट करने का महीने में एक बार, जिससे कि हम लोग जितना हो सके उस गैप को क्लोज कर सके, कम कर सके। कुआं पहली बार प्यासे के पास जा रहा है। हाँ मतलब ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जनरली
प्यासा जो है कुएं के पास जाता है और कुआं यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे लिए बेटर नहीं, ये तो हमारा गोरखपुर वालों का सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सर्जन हैं और सर्जरी अगर किसी कैंसर पेशेंट की कर दी जाए, उसके बाद अमूमन 99% केसेस में कीमो सजेस्ट किया जाता है। कीमो का क्या रोल है और क्या कितने कीमो कराया जाने चाहिए, क्योंकि कीमो काफ़ी महंगी थेरेपी है, कई लोग इसके अभाव में मर भी जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो मेन जो कैंसर ठीक होता है वो 3 विधाएं होती हैं कैंसर में। सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है और रेडिएशन थेरेपी होती है। और हर एक कैंसर का इलाज अलग होता है। जैसे अगर ओरल कैंसर मान के चले तो उसमें सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और फिर रेडिएशन लगता है या फिर कीमो लगती है। इसी तरीके से हर बॉडी के हर अलग अलग कैंसर का जो एरिया होता है उसका अलग अलग कीमो पहले किसी में लगाते हैं, किसी में सर्जरी बाद में करते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो कीमो ऐसा बहुत महंगा नहीं है और कीमो लगाने से जो है बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगर आप ढंग के डॉक्टर से लगवाते हैं तो कीमो के कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहते हैं। और सर्जरी से जो पेशेंट्स को लगता है कि सर्जरी या चीरा लगने से पेशेंट्स को बीमारी फैल जाती है, वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो कि हमें मिटानी है। कीमो लगने के बाद भी अक्सर देखा जाता है कि कैंसर दोबारा आ जाता है मरीजों को। तो ये कैसी भ्रांति है कि एक बार कैंसर हो गया तो इंसान की डेथ ही हो जानी है? कहेंगे एक एक्सेप्शन मैंने देखा है युवराज सिंह का, तो क्या वो विदेश से इलाज करा करके आए थे, इस वजह से वो ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हम लोग रेगुलर फॉलो में देखते हैं वो बहुत सालों से चल रहे हैं। अब ये है कि युवराज सिंह सेलिब्रिटी है इसलिए सबको उनके बारे में पता है। तो बाकी क्या होता है कि कैंसर का मेन इलाज सर्जरी होती है, देन कीमो एंड रेडिएशन। वो अगर आप सर्जरी में सब कुछ सही से निकाल रहे हैं, कई सारी सर्जरी होता है कि पेशेंट कहता है सर्जरी होगी उसके बाद भी बीमारी वापस आती है, तो आप एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से सर्जरी कराएंगे और एक आप नॉर्मल सर्जरी कराएंगे, बिल्कुल, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम जब आपके हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखने को मिली थी। उस न्यूज़पेपर की कटिंग्स के बारे में बताइए कि वो कैसे आपने पेशेंट को ठीक किया। वो कई सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एक पेशेंट था उसमें कि पैंक्रियाज में कैंसर था और उसकी हम लोगों ने रोबोटिक सर्जरी करी थी। तो रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट का एक तो आउटकम बहुत अच्छा हुआ और उसके अलावा जो उसका जो ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस है और पेशेंट का रिकवरी बहुत अर्ली थी, तो पेशेंट का डिस्चार्ज जल्दी हो गया। तो पेशेंट का जो पैंक्रियाज कैंसर जनरली पेशेंट को 10 से 15 दिन लगना रहता है, तो वो रोबोटिक सर्जरी की वजह से उसका आउटकम बहुत जल्दी हुआ, पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है। अच्छा, ये कैंसर क्या हेरिडेटरी डिजीज़ है या फिर ऐसे? कैंसर के कॉजेज़ में अगर देखा जाए तो 90 से 95% जो कैंसर हो इडियोपैथिक मतलब कि जिनके कई सारे कारण होते हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है। और उसमें से 5-10% पेशेंट जो होते हैं वो जो कैंसर फैमिलियल होते हैं और लगभग 2 से 3% या 5% जो कैंसर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। जैसे कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाए, जनरली गरीब आदमी को हो जाए, तो उस वजह से सुनते ही वो घबरा जाता है। तो यदि कोई गोरखपुर का गरीब मरीज डॉक्टर शशांक चौधरी जी के पास जाता है तो एज अ डॉक्टर और जो आपका बचपना यहाँ बीता है उसका कर्ज आप कैसे चुकाएंगे? हम लोग के पास में कोई भी पेशेंट आता है, वो चाहे गोरखपुर का हो चाहे कहीं का भी हो, तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री राहत कोष की सुविधाएं हैं। तो अमूमन लगभग 90% पेशेंट्स का हम लोग सीएम फंड अप्लाई कराते हैं। सीएम फंड बोलते हैं उसको, सीएम पीएम फंड। अच्छा। तो उससे सरकार की जो सुविधाएं, सरकार के द्वारा ये सब सुविधाएं दी जाती, तो उससे पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है। तो सर्जरी की क्या क्या विधाएं हैं? सर्जरी आप कैसे परफॉर्म करते हैं? सर्जरी जो है कैंसर की सर्जरी 2-3 तरीके से होती है। एक तो ओपन सर्जरी होती है, एक लेप्रोस्कोपिक है और आजकल जो नई टेक्निक आई है वो है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा, ओपन सर्जरी में जो है कुछ एक कैंसर होते हैं जिनकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और एक कैंसर होते हैं जिनका हम लोग लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक भी कर सकते हैं। जैसे कि थायराइड कैंसर, कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको थायराइड में जो है गांठ होती है और उनको स्कारलेस सर्जरी चाहिए होती है, तो रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हम लोग बिना स्कार की सर्जरी करते हैं। और दूसरा होता है कि पेट में जो कैंसर होते हैं उनको भी हम लोग रोबोटिकली करते हैं। तो फ़ायदा रोबोटिक सर्जरी का होता है, उसका जो प्रिसीजन होता है वो बहुत अच्छा होता है, विजन बहुत अच्छा होता है, पेशेंट का रिकवरी बहुत अर्ली होती है और मरीज का जो डिस्चार्ज होता है और जो आउटकम होता है वो ओपन और लेप्रोस्कोपिक कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स को दी और बताया कि थायराइड कैंसर है या पेट का कैंसर की वजहें क्या हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। मतलब आजकल की जो जीवन शैली है या फिर खान पान है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको ना करके बचा जा सकता है कैंसर से?
कैंसर एक तरीके से मल्टीफैक्टोरियल बीमारी होती है, इसमें कि कई सारे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनकी वजह से वो कैंसर होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि आजकल वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लंग कैंसर है, स्मोकिंग, टोबैको चुइंग, टोबैको से कई सारे कैंसर होते हैं, स्मोकिंग से कई सारे कैंसर होते हैं। युवा वर्ग जो आजकल नशे की शोहरत हाँ, में आज फंस रहा है। जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो अमूमन होता है वो है जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज लोग कम करते हैं। जो स्ट्रेस है, आजकल स्ट्रेस बहुत है पेशेंट्स में। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, और आई थिंक हर एक जो बंदा है वो स्ट्रेस से जो गुजर रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। तो उसके अलावा जो हम लोग रोज़ खा पी रहे हैं वो बहुत प्रदूषित हो गया आजकल। जो इतने सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हैं, जिनका कोई ट्रेडमार्क नहीं है कि हमें कितना यूज़ करना है, तो वो एक तरीके से जो हम लोग दिनचर्या में खा पी रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है। इसके अलावा जो जैसे ऑयल, वो तेल कौन से यूज़ कर रहे हैं, फास्ट फूड जो यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल, ये सारे के सारे जो हैं एक तरीके से कारण होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। एक बड़ा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक बड़ा ही मिथ सा तैरता है कि जो चाउमीन्स में अजीनोमोटो डालते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं फेसबुक वगैरह पे काफ़ी सारे लिंक, कैंसर का एक प्रमुख कारण है। और चाउमीन आजकल के युवाओं की पहली पसंद है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाउमीन खाएंगे। तो क्या है वो, प्रेम कर रहे हैं कि मरीज बना रहे हैं कैंसर का? नहीं, देखिए, प्रेम कर रहे हैं, उनको प्रेम में जो है जो भी करने का है वो कर सकते हैं जी, बट प्रेम में चाउमीन ना खिला के कुछ और खिला दें उनको। अच्छा, दूसरी बात है कि चाउमीन में जो कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड हमारी बॉडी में होगा, वो हमेशा किसी भी तरीके से वो कैंसर का कारण बन सकता है जी। कोई भी तरीके, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खाइए, लेकिन आप एक्सेस मत करिए हर चीज़ का कि आप रोज़ खा रहे हैं, रोज़ का बाहर का खाना खा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती है। कभी कभार आप खा सकते हैं। अभी आपने बताया कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो युवा वर्ग आजकल जिम का बहुत शौकीन है। हालांकि मैं जिम में नहीं जाता, तो जिम जाते हुए उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी टॉप क्लास का उनको सप्लीमेंट चाहिए। तो ऐसा किन्हीं कारणों से या किन्हीं लेख में मैंने पढ़ा था कि सप्लीमेंट से भी कैंसर के मरीज पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। बॉडी बिल्डर नहीं पैदा हो रहे हैं, वहाँ कैंसर के मरीज पैदा हो रहे हैं। जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आजकल लोग ले रहे हैं, एक तो उनसे उसमें क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो लोग, दे आर नॉट वेरी गुड, वो सही नहीं होते हैं। उनसे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बनता है जी। और किसी भी तरीके कभी कुछ स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कराते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर के कारण बढ़ जाते हैं। तो उनसे, युवा वर्ग से यही राय है, वो जिम जाएं, ज़रूर जाएं, बट जो भी हो सके वो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। नेचुरल प्रोटीन, जैसे कि जो नेचुरल प्रोटीन तरीके से पनीर हो गया है, दूध है जो घर में है, वो यूज़ करें। इसके अलावा जो चना है और जो भी हाई प्रोटीन डाइट है वो लें। जो जितना हो सकता है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, जो बाहर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड करें। तो सारा लब्बो लुआब यही है जिम जाने वाले लड़कों से कि आप जिम जा रहे हैं, जिम जाइए, बशर्ते सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए। डॉक्टर साहब, अक्सर न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते रहते हैं, खासकर मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने में दिलचस्पी भी है। तो कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि एक वैक्सीन आई थी, सेरेविक्स। तो थोड़ा और पढ़ा तो पता चला कि कोई वायरस भी है। तो क्या किन्हीं वायरस से भी कैंसर हो सकता है? HPV वायरस एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। और HPV से जो है केवल सर्वाइकल कैंसर ही नहीं होता है, बॉडी में कई सारे कैंसर्स HPV कराता है जी। जैसे कि ओरल कैंसर है, हमारा ओरोफेरेंजियल कैंसर है, वो भी HPV वायरस कराता है। उसके कई सारे अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली कराती है। इसके अलावा सर्वाइक्स कैंसर है, वल्वा वजाइना कैंसर है, और HPV कैंसर से ईसोफेगस और स्टमक कैंसर की भी चांसेस बढ़ जाती है। तो HPV वायरस जो कि वैक्सीन बनी है, वो एक तरीके से वायरस क्या करता है, मैंने आपको बताया, कैंसर जो है एक तरीके से इन्फ्लामेशन है बॉडी में। किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन बॉडी में होगा वो कैंसर कराएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। अब वायरस में क्या होता है कि हमारे जो सर्विक्स होता है, जब वो पेशेंट जो गांव की होती है महिलाएं, उनमें सर्वाइकल कैंसर कॉमन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। अब हाइजीन नहीं होता है तो उनको क्या हो गया, HPV वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अब उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन, HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो इन्फ्लामेशन बन जाता है, क्रोनिक सर्विसाइटिस, मतलब इन्फेक्शन हो गया। अब वो लंबे समय तक पड़ा हुआ है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो बाद में किसी कैंसर का संभावना हो जाता है।
तो HPV जो वैक्सीन होता है वो अर्ली स्टेज की गर्ल्स में, मतलब लड़कियों में दिया जाता है, जिससे कि उस इन्फेक्शन को पहले से कंट्रोल कर सकें और उसकी वजह एंटीबॉडीज़ बन जाएं और वो इन्फेक्शन उनको हो ही ना। एक मिथ सा है या फिर एक ऐसा देखा गया है कि गांव या फिर पढ़े लिखे समाज में भी है कि किसी को यदि कैंसर हो जाता है तो लोग उसको छूने से कतराते हैं, वहीं हॉस्पिटल स्टाफ उनकी सेवा करता है। तो क्या छुआछूत की बीमारी भी है कैंसर? ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर छूने से फैलता है। लोग तो ऐसा भी करते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो उनके घर पे भी नहीं जाते हैं, और कैंसर के पेशेंट्स के जो घर वाले हैं वो कैंसर के मरीज़ों को समाज से अलग करके रखते हैं। वो अपने समाज में बताते ही नहीं कि इनको कैंसर है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, और इस मिथ को तोड़ने के लिए, बिकॉज हम लोग रोज़ कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं और कैंसर बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। चलिए, डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें पता चला कि एक अवेयरनेस कार्यक्रम समाज को चलाना चाहिए, सरकार को चलाना चाहिए कि कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा सिली क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है ये हास्यास्पद आपको लगे, परंतु आजकल देखा गया है कि वेट लॉस करने के चक्कर में या फिर ज़ीरो फिगर बनाने के चक्कर में या जिम जाने वाले लड़कों के बीच में ये बड़ा कॉमन कल्ट हो गया है शुगर छोड़ देना। तो क्या शुगर से भी कैंसर होता है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शुगर बहुत ज़्यादा जो है कैंसर कॉज नहीं कहेंगे, बट शुगर से कई सारी बीमारी होती है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो शुगर कट डाउन करना बहुत अच्छी बात है, और आजकल के युवाओं को मैं ये बहुत बोलूँगा कि शुगर जितना हो सके कट डाउन करें। और शुगर की वजह से जो है बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे लीवर में जाके एक्यूमुलेट होता है और वो फैट में कन्वर्ट जाता है, और वो फैट जाके आगे ओबेसिटी है और ये सब चीज़ें कराता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन होता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। एक मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि जनरली MBBS की पढ़ाई के बाद जब व्यक्ति मास्टर्स करने जाता है, PG करने जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये चाहते हैं MD मेडिसिन ले लें, डर्मा ले लें, पीडियाट्रिक्स ले लें। आप ऑन्कोलॉजी में कैसे चले आए? जनरली मैंने देखा है, मेरे जानने वाले कई डॉक्टर्स छोड़ के हट गए क्योंकि वो जिस मरीज को छूते थे वो मरीज की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग उनकी पढ़ाई के दौरान या इंटर्नशिप जो भी आप लोग की चलती है, JRशिप SRशिप। तो आपने उस फेज़ को कैसे निकाला? जब मैं अपने MS कर रहा था GSVM में, तो उस टाइम पे जो है मेरा न्यूरो सर्जरी लेने का प्लान था, लेकिन उस बीच में जब सेकेंड ईयर में मेरी मदर को एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया था, और उसकी वजह से मुझे फिर मुंबई जाना पड़ा उनके इलाज के लिए। तब फिर मैंने क्लोजली वहाँ पे कई सारे पेशेंट्स देखे, और मुझे कई सारी चीज़ें पता लगी कि मतलब जो एक भ्रांति थी मेरे मन में भी थी कि अगर कैंसर हो गया तो बचेंगे नहीं। थैंक गॉड कि मेरी मदर अभी भी स्टिल शी इज़ गुड, मतलब अच्छी हैं, वो 10 साल हो गए उनको। और उसके बाद से मेरा रुझान कैंसर की तरफ पड़ा कि मुझे इस दिशा में जाना है, और कैंसर से जितना हो सके हम लोग जो पेशेंट ठीक कर सकते हैं, एटलीस्ट जितना हो सकता है समाज की सेवा कर सकते हैं इसके थ्रू। बिकॉज़ ये बीमारी ऐसी है कि इस बीमारी में भ्रांतियाँ बहुत हैं और अवेयरनेस बहुत कम है, और इसकी लड़ाई बहुत लंबी है। एक सवाल और आता है, हम जब बात कर रहे थे, आपका पॉडकास्ट जब करने जा रहे थे तो हमने अपने पेज पे डाला था, चैनल पे डाला था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आउट करके आया कि वो वर्ग जो सिगरेट नहीं पीता, जैसे मैं नहीं पीता लेकिन मेरे दोस्त पीते हैं, तो वो वर्ग जो उनके साथ रह रहा है, वो लड़का जो सिगरेट पीने वालों के साथ रह रहा है, तो वो क्या पैसिव स्मोकिंग से भी उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? बिल्कुल, स्मोकिंग के कई सारे होते हैं। एक तो एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर, एक स्मोकलेस टोबैको च्यूइंग होता है जी। तो जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनको भी स्मोकिंग की चांसेस, कैंसर की चांसेस होने की बहुत संभावना है, बिकॉज धुआं किसी भी तरीके से हो, धुआं हमारी जो लोग स्मोकिंग या उनके पास में नहीं खड़े हैं, हमारा जो प्रदूषण है उसकी वजह से भी चांसेस ऑफ लंग कैंसर या फिर ईसोफेगस कैंसर होने की चांसेस बढ़ती हैं। COPD की बीमारी, COPD है, अस्थमा है, ये सब चीज़ें आजकल जो बढ़ रही हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से है। तो गुरु, अगर जिंदा रहना है ज़्यादा दिन तो अपने सिगरेट पीने वाले दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम खाली में खर्च हो जाओगे। तमाम बातें हमारे बीच हुई डॉक्टर साहब, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ मिथ्स जो समाज को लगता है कि ये कैंसर हो सकता है, या कुछ मिथ आप बता दीजिए कि जो सिर्फ मिथ है,
असल में कैंसर नहीं है? या कई सारे मिथ्स हैं। जो इम्पोर्टेंट मिथ्स के बारे में बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मिथ है वो है बायोप्सी। सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, उसमें सबसे ज़्यादा भ्रांति की बायोप्सी से कैंसर फैलता है। जी। और ये अमूमन रोज़ हम लोग हर पेशेंट हमारे पास में जो भी आता है, जो अर्ली स्टेज में होता है, जो ठीक हो सकता है, उनके दिमाग में ये आता है बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है और कई सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसको ये प्रूव किया है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। जी। बायोप्सी कराने के बाद में आपको अर्ली सर्जरी भी करानी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि सर्जरी, क्या चीरा लगने से कैंसर फैलता है? जी। चीरा लगने से कैंसर नहीं फैलता है, पहली बात। और सही जगह पे सही टाइम पे चीरा लगाना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरी भ्रांति है कि जो तीसरी मोस्ट कॉमन भ्रांति जो पेशेंट्स रिलेटेड है कि क्या शुगर से कैंसर फैलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड है। कीमोथेरेपी से पेशेंट मर जाता है, वैसा नहीं होता है। कई सारे कीमोथेरेपी अगर आप किसी डेजिग्नेटेड डॉक्टर से कराते हैं तो कीमो की कॉम्प्लिकेशंस कैसे मैनेज करने हैं वो उनको पता होता है, तो वो नहीं होता है दिक्कत। और रेडिएशन से पेशेंट बोलता है कि शरीर पूरा जल जाता है, वैसा भी नहीं होता है। वो कुछ दिन के लिए लगता है, उसके बाद वो धीमे धीमे अपने हीलिंग फेज में आ जाता है। तो आप पोस्ट कैंसर पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, जो कैंसर को बीट करके आ चुके हैं? उनको क्या उनकी जीवनचर्या अपनानी चाहिए? किस माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं कि दोबारा कैंसर उन पे हमला ना करे? कैंसर अवेयरनेस के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि कैंसर जो ठीक होते हैं वो अर्ली स्टेज में चांसेस ठीक होने के बहुत रहते हैं। चूँकि अर्ली स्टेज में पेशेंट को प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए वो ट्रीटमेंट कराते नहीं हैं। तो जितना अर्ली स्टेज में हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं और उनको जागरूकता इस बात में फैलानी है कि आपकी अर्ली सर्जरी, अर्ली कीमोथेरेपी जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना ही आपको ठीक होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बीमारी वापस आने की चांसेस आपको कैंसर की कम रहेंगे। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में लगभग 13 लाख कैंसर के मरीज भारत से आए थे। खराब जीवनचर्या, नशे का शिकार और गलत जगहों पे दवाई और इलाजों से कैंसर फैलता है। आपको कैंसर से घबराना नहीं है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, कैंसर का इलाज कराइए और स्वस्थ रहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और हम पुनः आपसे वादा करते हैं कि अगली इस कड़ी में हम बातचीत के लिए पुनः एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।